रेडी। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, फंडामेंटल साइंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और डिस्कस करेंगे कि जो इंटरनेट में नहीं है अवेलेबल, क्योंकि ज़्यादातर लोग सर्च कर ही लेते हैं खेती के बारे में क्या है क्या नहीं। तो एक प्रश्न है मेरा, उससे चालू करते हैं अपन कि कितने साल से आदमी, ह्यूमन बीइंग्स आर देयर ऑन दिस प्लेनेट, कितने साल से अप्रोक्सीमेटली? वेदों के अनुसार तो करीब 100 करोड़ वर्षों से। हाँ बाकी मुझे पता नहीं। हाँ, और प्लांट लाइफ? उससे भी ज्यादा 300-400 करोड़ से, करोड़ वर्षों से। बट ये वेदों के अनुसार, मेरे को पता नहीं एक्चुअली में। तो अभी आदमी का शरीर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना इतना डिफिकल्ट है। इतनी सारी ब्रांचेस है साइंस की टू हील द बॉडी, एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, इतने सारे ब्रांचेस है, इतने सारे डॉक्टर्स खोज कर रहे हैं, अभी भी खोज रहे हैं। तो समझो अगर आदमी का ही इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है तो प्लांट का कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो दैट इज वेयर आवर होल साइंस हैज टू बी डीप। इतना डीप गहराई का साइंस होना चाहिए कि अपन कुछ कर सके वो फील्ड में। तो इसीलिए हमें ये डिस्कस करना है कि कैसे हम फंडामेंटली उसका साइंस को समझ पाए। जितना डीपली समझ पाएंगे उतना अच्छा वो क्षेत्र में कर पाएंगे काम। तो एक होता है इंटेलिजेंस, दूसरा होता है इंटेलेक्ट। जैसे इंटेलेक्ट मीन्स आप ए टू जेड हो गया इंटेलिजेंस, और ए बी और उससे शब्द जो बना रहे हो वो इंटेलेक्ट है। सो मेन थिंग इज ए टू जेड। अगर वो आ गया आपको तो यू कैन मेक एज मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स एज यू वांट, राइट। आपको ए बी सी डी सिखा दी मैंने, तो आप जितने वर्ड्स बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो मेन चीज है फंडामेंटल्स को समझना। और जो लोग खेती कर चुके हैं 30 साल से 40 साल से, उन्होंने मुझे ये कहा है ये फंडामेंटल साइंस। तो पहली मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, राजेंद्र भट्ट जी से, जिनको कृषि भूषण दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। उन्होंने मुझे ये समझाया है जब मैं 1 महीना सीखने गया था उनके यहाँ बदलापुर महाराष्ट्र में। लास्ट ईयर आई थिंक, एग्जैक्ट टाइम नहीं, डेट नहीं पता है, पर एकदम समर में गया था, मई महीने में रखा था, अप्रैल मई महीने में। तो उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ भी करो कृषि के क्षेत्र में, पहले सोचो समझो और फिर करो। मतलब सोचने में और समझने में सबसे ज्यादा टाइम लगाओ, क्योंकि कर तो देता है आदमी, फिर वो समझता है और फिर सोचता है। ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। मैं इतना ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोग ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इसने ऐसा किया वैसा किया। तो उनको जब मैं पूछता हूँ कि ये क्यों किया, तो उनको ये नहीं पता है कि क्यों किया। मतलब दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन अ डीप वे कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। मतलब कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए, उनका ड्राइविंग फैक्टर क्लियर होना चाहिए। यस यस। तो गुरुजी का सबसे प्रिंसिपल है, जैसे अकाउंटेंसी इनके 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही इसमें प्रिंसिपल है सोचो समझो और फिर करो। तो इसके ऊपर अब आपको कुछ है जो पूछना है? एक बात मुझे पूछनी है, वो शायद अभी आप बताएं या बाद में बता सकते हैं कि इधर आपका इंक्लिनेशन हुआ कैसे कि मैं अकाउंटिंग छोड़ के, चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ के एकदम खेती की तरफ जाऊं, क्यों जाऊं? पहले तो जब मैं जॉब करता था तभी पैसा अच्छा खासा कमा लेता था। मेरे पास घर था, रहने के लिए छत थी, कपड़े थे, रोटी तो मैं प्रबंध कर ही सकता था। तो रोटी कपड़े का मकान का मेरा टारगेट था लाइफ में। रोटी कपड़ा मकान 50% पॉपुलेशन के पास नहीं है दुनिया में। अगर वो टारगेट लेके चलो तो रोटी कपड़ा मकान अगर मेरा फिक्स हो गया तो फिर मेरे को आगे करने की क्या ज़रूरत है, मैं वो सोचता था। तो फिर मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्या है जो फील्ड में मैं अपना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, क्योंकि
मैं तो मल्टी टैलेंटेड हूँ, हर चीज़ मैंने की है और मैं समझ सकता हूँ मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। बट यहाँ बात आती है कि मैं ऐसा कौन सा फील्ड में अपना बलिदान अपना दूँ, एफर्ट्स डालूँ जिस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ पाए और मुझे भी खुशी मिले वो फील्ड में। तो जब मैंने अपना जॉब छोड़ा, देयर वर मेनी रीजंस व्हाई आई लेफ्ट जॉब। एक रीज़न नहीं था, तो 4-5 रीज़न थे। स्ट्रेस था, ये था, वो था, जो सबके लाइफ में होता है। तो वो छोड़ के फिर मैं भारत आ गया। भारत में ट्रैवल किया ढूंढने के लिए, क्योंकि बुक से तो हम वही रीड करते हैं जो सब लोग रीड करते हैं, वो बुक्स में है। पर एक्चुअल लाइफ इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, आपको ज्ञान मिल गया। तो आई ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया। जब मैं इंडिया आया सितंबर 2018 के बाद, तब मैंने काफ़ी सिटीज़ में मैं रहा, घूमा, लोगों से मिला और अच्छे अच्छे लोगों से मिला। और मुझे पता चला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। तो आप जॉब छोड़ के आए थे सितंबर 2018 में, तो जब भी हम अक्टूबर 2018 में मिले थे तब आप जॉब छोड़ के आ चुके थे अफ्रीका से। हाँ हाँ। एंड यू वर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल हियर। नहीं 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 नहीं। तभी से आप क्विट कर चुके जॉब। हाँ हाँ। सो मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो वहाँ मेरा जर्नी शुरू हो गया एक्सप्लोरेशन का। लोगों से मिलो, जानो। एवरी पर्सन इज अ बुक, सो यू लर्न फ्रॉम एवरी पर्सन's एक्सपीरियंस। एंड थ्रू माई एक्सपीरियंस आई ऑल्सो लर्न के भाई ये आदमी जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, या और उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सच हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो मैं लोअर इंटेंसिटी की लोग को मिला, हायर इंटेंसिटी वाले लोग को मिला। 71 इयर्स के जो है दीपक सचदे जी से मिला, जिनका इंटेंसिटी एकदम हाई था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों इतना इंटेंसिटी वाला आदमी इधर यहाँ बैठ के ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों कर रहा है, जबकि वो होम्योपैथी डॉक्टर रह चुका था। और मुंबई में, साउथ मुंबई में, वो उन्हीं को अलाउ था रिक्शा में लोगों को होम्योपैथी मेडिसिन फ्री में बांटने का, और किसी को इजाजत नहीं थी रिक्शा चलाने की साउथ मुंबई में। रिक्शा मतलब ऑटो रिक्शा इज नॉट अलाउड इन साउथ मुंबई। तो मैं सोच रहा था कि ये आदमी होम्योपैथी डॉक्टर होके फिर अभी ये खेती क्यों कर रहा है। और फिर उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे रेफरेंसेस दिए, जैसे वंदना शिवा जो उनके यहाँ रह चुकी, एक स्टूडेंट रह चुकी है, और उन्होंने काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस, लेक्चर्स दिए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। स्विट्ज़रलैंड में भी लेक्चर दिया है, उनका सॉइल का टेस्टिंग भी किया है यूनाइटेड नेशंस ने, और अच्छा ऑर्गेनिक कंटेंट पाया है। नंबर 1 वो क्लेम करते हैं दुनिया का नंबर 1 क्वालिटी ज़मीन है उनका। तो फिर मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हम पढ़ते तो है बुक्स में काफ़ी चीज़ें, पर रियल लाइफ में क्या हो रहा है। सो बिकॉज इट हेल्प मी, मैं जब प्रैक्टिकली जब कर रहा था काम, तभी मुझे पता चला कि थियोरी में जो पढ़ता हूँ और प्रैक्टिकली जो हो रहा है वो डिफरेंट है। रियल लाइफ अलग होती है। बुक लाइफ में तुम पास कर देते हो, ज़्यादातर तुम पास होते हो, रियल लाइफ में ज़्यादातर तुम फेल होते हो। तो आई फाउंड कॉन्ट्रडिक्शंस आउट देयर। तो उसी वक्त आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल, आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। मैं घूमा, काफ़ी जगह देखी मैंने, लोगों से बात की, वो क्या सोचते हैं इस बारे में, वो क्या उससे काफ़ी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली लोगों से। तो ट्रैवल का मोड मोस्टली आपकी गाड़ी होता था या फिर और भी कुछ, मतलब बाइक? नहीं, जब भी मेरे पास ये गाड़ी तो मुझे मेरे दोस्त ने दी थी, उसके पहले तो मैं बस, ट्रेन, यही सब यूज़ करके जाता था। और सब सर्वाइवल और जो आपके थे एक्सपेंसेस, वो सेविंग से? यस, आई यूज्ड टू सेव मैक्सिमम, बिकॉज मुझे पता है कि आई ऑल्सो went through the videos of Rothschild, Rockefeller, that it is a game of currency. So I knew कि someday or the other आगे जाके पैसे का कीमत तो कम ही होने वाला है. So it is a trap. So why to spend unnecessarily?
when you really require the money, that is why you are saving ना. जब तुम्हें सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तब इसीलिए तो आदमी सेव करता है. और अगर वैसे ही उड़ा देंगे पैसा तो फिर so let's come back to this second principle of organic farming. दूसरा चीज है immunity of the tree. How does a tree keep its immunity system continuously active? तो जैसे अपना बॉडी में इम्यूनिटी होता है वैसे ट्री में भी इम्यूनिटी होता है. तो वो कैसे डिजीज को आइडेंटिफाई करता है कि मान लो एक ट्री है, उस पे पत्तों पे कोई डिजीज लग गया है, तो वो ट्री छोड़ देता है अपने आप, और वो पत्ता गिरता है जमीन पे, वो सॉइल पे, और वो सॉइल पे जब गिरता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो खाता है, वो लीफ को खाते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं, और उसकी जो बीमारी है वो रूट को पता चलती है. मतलब सॉइल को वो इन्फॉर्मेशन मिलती होगी. यस. है ना, वो इन्फॉर्मेशन रूट को मिलती है. यस. और फिर ट्री उसके हिसाब से अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट करता होगा. यस. तो पहली बार उसको डिजीज लगती है, वो डिजीज नहीं बोलूँगा, उसको वो प्रॉब्लम आती है ट्री को, तो वो जान लेता है कि ये क्या है प्रॉब्लम. फिर नेक्स्ट टाइम से उसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाता है. जैसे कॉकरोचेस में भी आपने देखा होगा कि काफी दवाइयाँ छाटने के बाद भी कॉकरोचेस इम्यून हो जाते हैं. तो वैसे ट्रीज का इम्यूनिटी आई वुड से इज यूजिंग कॉमन सेंस दैट अपने से काफी पावरफुल है, बिकॉज दे हैव बीन ऑन दिस प्लैनेट सिंस मेनी इयर्स बिफोर. तो इट्स अ कॉमन सेंस कि दे विल हैव मच मोर इम्यूनिटी पावर. Then so this is how it understands that ऐसा disease है and it safeguards itself. So this was the second thing. फिर let's talk about survival mode of a tree, of any plant. जैसे आपने रियलाइज किया होगा ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो आपको बुखार या कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम आ जाते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होता है. तो मेरे गुरुजी ने ये कहा था कि अगर 15 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होता है ड्यूरिंग अ डे तो प्लांट सर्वाइवल मोड में चला जाता है. गुरुजी कौन? राजेंद्र भट्ट जी. यस. जिनको वो कृषि भूषण मिला. हाँ. तो सर्वाइवल मोड का मतलब क्या? सर्वाइवल मोड का मतलब ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, पहले तो सर्टेन सिस्टम्स विल बी शट डाउन इन योर बॉडी. When you are getting into survival mode, तो आपका जो रेगुलर सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा बॉडी का. तो 15 डिग्री आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं बोल रहे हैं एक दिन के अंदर? होता है. 15 डिग्री आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि उसको कुछ इंटरनल की बात कर रहे हैं? नहीं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. 15 डिग्री तो बहुत ज्यादा है. हाँ, होता है. 15 डिग्री टेम्परेचर वेरिएशन होता है. दैट इज व्हाई इट इज अ लॉट. और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो रहे हैं अभी, रिकॉर्ड हो रहे हैं. हाँ, क्या नून वर्सेस मिडनाइट तो आप कह ही सकते हैं. हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ. कि नून और मिडनाइट, मतलब मेरे गुरुजी हमेशा वो टेम्परेचर लेके रखते थे. अच्छा. कि पूरा दिन का वो देखते रहते थे कितना टेम्परेचर हो रहा है. नून पे कितना होता है, रात को कितना होता है. और वो सुबह 3:30 को उठ जाते हैं रोज. तो वो टाइम भी वो देख सकते हैं कितना टेम्परेचर है. तो उन्होंने मुझे कहा कि सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं. अभी सर्वाइवल मोड अगर 15 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन हुआ ड्यूरिंग द डे तो वो प्लांट सर्वाइवल मोड में चला जाता है. सर्वाइवल मोड का मतलब क्या? नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है बॉडी की वो रुक जाती है और एवरी सेल ऑफ योर बॉडी बिकम्स एक्टिव टू सर्वाइव. ये है सर्वाइवल मोड. मतलब now it is trying to recuperate and fight for life. So जो unwanted चीज है, unwanted functions of body वो shut हो जाते हैं. And so when it gets in survival mode, it
it operates at a 100% efficiency level. Every cell of your body is fighting for survival. तो इंसान के केस में सर्वाइवल मोड तो समझ में आता है, पेड़ के केस में क्या है, मतलब इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स। तो सर्वाइवल मोड में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला है कि फ्रूट इज एन आउटपोर ऑफ एक्सेस एनर्जी स्टोर्ड बाय अ ट्री। ये लाइन तो आपको फिर से कहनी चाहिए दोबारा। फ्रूट इज एन आउटपोर ऑफ एक्सेस एनर्जी स्टोर्ड बाय अ ट्री। मतलब किसी पेड़ के अंदर जो एक एक्सेस ऊर्जा बची है वो है जो फल बनती है। यस यस यस। तो वो फल वो छोड़ देता है। क्योंकि इट इज एक्सेस एनी विच वेज एक्सेस एनर्जी है वो जो स्टोर्ड की है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। तो एक पेड़ के ऊपर जितने एप्पल्स हो 200 एप्पल हो 300 एप्पल हो, एप्पल होए या ना होए पेड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो छोड़ देगा एप्पल, तो वो छोड़ देता है एप्पल। तो जैसे मैंने कहा कि अननेसेसरी थिंग्स विल गेट शट because even apple would be using some energy na to stay on the tree, so it will leave what is unwanted to get in the survival mode। तो वो छोड़ देगा फल। so but human beings are more interested in the fruit na, so that is why this temperature is relevant to us कि इतना fluctuation नहीं होना चाहिए during the day, नहीं तो आपके जो फल है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो वो नहीं मिलेंगे आपको, राइट। और फर्दर उसको सर्वाइवल मोड में जाना है तो वो लीव्स भी छोड़ देगा। इट विल लेट गो ऑफ द लीफ ऑल्सो, बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीव्स, 3 टाइप्स। एक वेरी यंग लीव्स, second matured leaves, and third over। तो ओवर मच्योर्ड लीफ वो छोड़ देगा। दिस इज इट। एंड फ्रूट के बारे में अगर इफ वी टॉक मोर तो बेसिकली व्हाट वाज अबाउट फ्रूट इज okay, we will come back to the fruit later. Let's talk about how okay, so survival mode के बारे में आपको पता चल गया, right? कि क्यों होता है वैसा। So it will leave the fruit. So we ensure that we do farming in places जहाँ पे इतना extreme climate ना हो, या तो फिर वो climate को वो करने के लिए we make poly houses which will keep the temperature intact. It will not let it buffer create कर देते, जैसे वूफ वाल ने क्रिएट कर रखा था। yes, तो even we are doing ना, अपन भी घर में रह रहे हैं, so we are also trying to control our body temperature ना, because if we stay outside तो बहुत ठंड हो जाएगी outside the house, so we are also, this is also safeguarding us। एंड अगर मड हाउसेज होते हैं तो मड कैन ब्रीथ, द एयर कैन पास थ्रू द मड एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स द टेम्परेचर। मड ज़्यादा ठंडी होगी तो गर्माहट देगी, ज़्यादा गर्म रहेगा तो ठंडक देगी। सो दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो ट्राई टू हैव अ टेम्परेचर safeguarding yes, टेम्परेचर का जो वेरिएंस इतना ज्यादा ना हो। yes। so then there is how cow, why I realize पूरे भारत में कि काऊ को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। मैं बहुत सोचा, हर एक आदमी के मैं पूछता था, कोई बोलता है 33 करोड़ देवताएं हैं, कोई बोलता है हम पहले से पूछते आ रहे हैं, कोई बोलता है इसका दूध बहुत न्यूट्रिशियस है, इसका गोबर बहुत फ़ायदेमंद है, गौमूत्र बहुत फ़ायदेमंद है। पर उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या है काऊ का, ये मुझे तब पता चला जब भी मैं इसका फंडामेंटल साइंस समझा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस काऊ का क्यों भगवान का दर्जा देते थे गाय को, देसी गाय को, इसलिए
कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा काम करती थी, जो अभी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने वाला है, मत या फिर वो लोग बनाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट एक्चुअली दैट वाज रियल इंटेलिजेंस। बिकॉज काओ कैसे, काओ पहले सूंघता है वो क्या खा रहा है, ठीक है, उसको पता है इसमें क्या तत्व है, और मैं ये समझा हूँ कि काओ वो सारे काओ काफ़ी चीज़ें खाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें खाता है, ये खाता है, वो काफ़ी सारी घास अलग अलग टाइप की वो सूंघ सूंघ के खाता रहता है पूरा दिन, इट कीप्स ऑन ईटिंग, राइट। वो उसको काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स वो लेता रहता है। तो वो मुझे ये पता चला है कि सपोजिंग आपकी ज़मीन में आपने कोई धान उगाया या कुछ भी उगाया, उसमें जब आप उगाते हो तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स प्लांट में आ जाते हैं, राइट। फिर वो प्लांट अपन हार्वेस्ट कर देते हैं, राइट। तो फिर उतने न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है ज़मीन में, राइट। तो वो काऊ क्या करता है, वो वैसे न्यूट्रिएंट्स खाता है जो ज़मीन को चाहिए, या तो फिर वो उतने सारे न्यूट्रिएंट्स खा लेता है कि जो जिसकी कमी है उसको मिल जाता है उसके गोबर से। तो एक चीज क्लियर कर दीजिएगा, काऊ में कौन सी काऊ, सभी गायें या कुछ इसमें अलग कैटेगरी? जो गाय जो एरियाज का क्लाइमेट वो कर चुकी है, सहन कर चुकी है और रह चुकी है वहां पे, वो लोग वो देसी गाय। अच्छा, मतलब उधर का क्लाइमेट, उधर की जमीन और उधर का जो गाय है, इसमें एक इकोसिस्टम है। उस गाय को पता है कि इधर की जमीन में ही न्यूट्रिशन की कमी है, तो उधर ही वही खाने का है और उधर वही गोबर करने का है। यस ऐसा है। यस, मेरे कहने का मतलब हो रहा है कि सभी गायें हैं कि सिर्फ देसी गाय? देसी गाय, जैसे देसी गाय जो अपने पहले की नस्ल थी, प्योर ब्रीड्स, साहिवाल है, गिर है, कांकरेज है, ये सारी जो देसी गाय जो पहले से सालों साल रही देसी है। तो क्या एक्चुअल गाय जो है, हाँ, फिरंगी में भी वहां की जो एक्चुअल गाय होगी तो उसके लिए बात लागू होगी, हाँ, लेकिन जो ये गाय हो रही है ये नकली गाय है बेसिकली। हाँ, देसी गाय बेसिकली एक्चुअल द रियल गाय। द रियल का गाय। तो मेरे को एक लिस्ट दिया था किसी ने कि 16 टाइप की देसी गाय है, अराउंड 16 to 20 डिफरेंट टाइप्स, डिपेंडिंग ऑन द रीजन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो असल साइंस ये था कि उस वक्त खेडूत इतना नहीं सोचते थे कि जमीन में, मेरे जमीन में कौन से एलिमेंट्स की कमी है, वो खाली गाय की देखरेख करते थे, गाय को सारे न्यूट्रिएंट्स देते थे कि ऑटोमेटिकली गोबर से वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे जमीन को। तो वो रियल इंटेलिजेंस का काम करती थी। इतना फिर अपने को नहीं सोचना पड़ता था कि जमीन को कौन से तत्व की जरूरत है, वो गाय ही करके देती थी अपने को। अपने को सिर्फ फिर नाचना था फील्ड पे। तो एक ऐसा वीडियो भी है जिसमें वो किसान नाच रहा है, पहले के टाइम से, महाराष्ट्र का एक वीडियो है, कुछ बहुत काफी वर्षों पहले, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट का वीडियो है। वहां पे किसान नाच रहे हैं जमीन पे, उस पे मिट्टी पे, जिसमें गोबर डला हुआ है बेसिकली। यस। क्यों? उससे ये अलग है कि उससे ऊर्जा भी मिलती है, जमीन को भी ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब ये हमारा स्पर्श होता है प्लांट्स को, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उसको। बराबर। इसका भी आई विल कम टू दिस प्रिंसिपल साइंस लेटर ऑन अबाउट दिस। तो यू अंडरस्टूड कि जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वैसे वो तो रियल इंटेलिजेंस है, इसीलिए उसको पूजा जाता था, क्योंकि वो अपने को समृद्ध बनाती थी। वो नेचुरली वो काम करती थी। जैसे अभी कितने एनिमल्स सूंघ के बता देते हैं ये खाओ नहीं खाओ। सो इकोसिस्टम इज इंटेलिजेंस बाय इटसेल्फ, इट इज इंटेलिजेंट। आपको भूख लग रही है तो आपको फीलिंग आएगी, सो दैट इज इंटेलिजेंस। आपको आज खट्टा खाने का मन कर रहा है, आपको आज कुछ गुड़ खाने का मन कर रहा है,
तो वो तत्व है की कमी है बॉडी में, इसीलिए आपका बॉडी आपको कहता है कि मुझे ये खाना है. सो दैट इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी देयर. बट जब आदमी अपना दिमाग लगा रहा है, दैट मीन्स ही इज गोइंग टूवर्ड्स इंटेलेक्ट. दैट इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी. इंटेलिजेंस ऑपरेट्स बाय इटसेल्फ. इंटेलेक्ट के लिए यू नीड टू गैदर इंफॉर्मेशन, यू नीड टू थिंक एंड डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. सो वो नेचुरली हो रहा था पहले के टाइम पे. ओके, आफ्टर दैट देर इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. जो मैं ये इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता है ऑर्गेनिक एक्चुअली क्या होता है. ऑर्गेनिक वो होता है कि ओके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि ऑर्गेनिक खाना इज मोर डेंसर देन इनऑर्गेनिक फूड. मतलब उसका सेम कैपेसिटी के बर्तन में रखोगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक फूड विल वे मोर. उसका भार ज़्यादा होगा. हाँ, उसका भार ज़्यादा होगा. और दूसरा चीज़ ये है कि वो अपने को ज़्यादा सेटिस्फाई करता है. ऑर्गेनिक चीज़ जो आप खाओगे तो आपका पेट भर जाता है. यू आर सेटिस्फाइड विद ईटिंग व्हेन यू ईट ऑर्गेनिक फूड, एंड जब कंपेयर टू इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक फूड आई हैव रियलाइज्ड यू कीप ऑन ईटिंग पर वो भूख नहीं मिटती है, फुलफिलिंग नहीं होता है. फुलफिलिंग नहीं होता है. ऑर्गेनिक फूड फुलफिलिंग होता है. ये तभी रियलाइज किया था जब मैं कर्नाटक फॉरेस्ट में 2 ऑर्गेनिक केले खाए थे, इतने छोटे छोटे, और पेट भर गया था. एंड आई कंफर्म विद डैड ऑल्सो. पापा ने भी वही बोला कि हाँ भाई मेरा पेट भर गया है वो खा के. मे बी इट कुड बी गेट एनवायरमेंट इज ऑल्सो दैट, बट you know environment or food is also related to each other. They say eat local. Eat local. Eat local. जो आजू बाजू जो उगता है वो खाओ. So that could also be a reason. But I would say even when I tried besan, that also was fulfilling. जबकि वो बेसन मैंने मंगाया था हरियाणा से. So that was also satisfying. Like मैं खा रहा था तो I was तृप्त हो गया था कम खा के. बेसन कैसे खा रहे थे आप? बेसन का पापा ने डिश बनाई थी बेसन की. वो लोट बनाते हैं ना अपन बेसन का, गुजराती रेसिपी. या तो राइट. और ऑर्गेनिक चीज इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, दैट एवरीवन नोज, राइट, कि इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी पोल्यूशन. बिकॉज इनऑर्गेनिक चीज में आप यूरिया, डीएपी और 201 टाइप्स के पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो खाने में उगाने के लिए, तो इट इज़ बैड नॉट ओनली फॉर अस, फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो. देन बेसिकली ऑर्गेनिक फूड जब आप खाते हो तो इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है आपकी. दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग ऑर्गेनिक फूड वर्सेस इनऑर्गेनिक. और एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आई वुड से ऑर्गेनिक फूड इज, लीवर जो है आपका इज अ सेकेंड ब्रेन, राइट. तो जो ऑर्गन इज कमिंग, ऑर्गेनिक कमिंग फ्रॉम वर्ड ऑर्गन. सो जो लीवर है वो समझता है दैट दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना, सो इट कैन डाइजेस्ट बाय इटसेल्फ विदाउट टेकिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेन. लीवर इज द सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी. So without taking instruction of the brain, it can digest. So whatever is digestible by the liver, that's what we call organic. So if you try to understand, it is very difficult to explain what is organic, because human beings have evolutionary memory. आपका लीवर का एक मेमोरी है जो आपके पापा परदादा से आ रहा है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का इवोल्यूशनरी मेमोरी है. सो वो लीवर समझ नहीं पाएगा ये क्या है, बिकॉज यू हैव नेवर बीन ईटिंग दैट सिंस मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. बहुत बढ़िया. So when you take it out from deep within the earth, because we have started digging the earth not before 150 years, 200 years, so deep. We have never. So deep for what?
for these chemicals. अच्छा केमिकल्स क्रूड ऑयल एटसेट्रा Yeah, मेटल्स वगैरह yeah, because these chemicals are also there, na? They were once a part of the earth, and then they could have gone down because of क्या होता है, नदी आ जाते, ओशंस आ जाते हैं जमीन पे, then oceanic water gets back, where there is land, and then there is submerged water, फिर वापस पानी चला जाता है. जैसे पंजाब was totally submerged in water. And now it has come out of the water. तो ये धरती पे ये चेंजेस होते रहते हैं, पानी आता है चला जाता है, पानी आता है चला. So these elements were there deep within. There are total 118 elements on the periodic table, right? So these things are concentrated in a concentrated form under the earth. Now we took them out. नाइट्रोजन हवा में भी है, but वो नाइट्रोजन नीचे भी है. But that is in concentrated form. So, but it is not understandable by the lever or the soil. Right? It doesn't understand because we never did that before. If we would have done that before, they would have understood that also. So it will take time for them to understand. So we started using concentrated form of fertilizer, and we grew. We got the growth. But what about the remaining elements? We got the growth, but what about the homogeneous elements? Like सारे elements चाहिए अपने को, right? So it takes time to grow, to get all those elements. Then there is so this is a game of 118 elements. Organic farming is a game of 118 elements. 118 एलिमेंट आपको सॉइल में बरकरार रखने हैं ताकि आपके प्लांट्स को वो सारे एलिमेंट्स मिल पाए इन देयर प्रोपोर्शन. सो इट इज लाइक दिस, it is standing like this, even your body is standing like this, and even your soil is standing like this in terms of elements. Say if you want to put the percentage of elements, then ऊपर के gap will be filled by nitrogen. Then comes carbon, then comes oxygen. ऐसा कर करके micro elements will go down like, but micro elements पे खड़ा है पूरा ढांचा. वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल दो, माइक्रो एलिमेंट्स बोल दो, इट्स द सेम थिंग. पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जस्ट एलिमेंट्स. ऑल दोज एलिमेंट्स ऑन योर पीरियोडिक टेबल. सो दोज एलिमेंट्स आर देयर ऑन विच योर होल ढांचा, पूरा शरीर का ढांचा खड़ा है, और मिट्टी का भी. So silver is there, gold is there, arsenic is there, cadmium is there, boron is there, everything, zinc is there, iron is there, magnesium is there. All these things are down. Today, these elements are missing. That's why you feel that you are big, but you're not that strong. These elements have not come in the plant. थ्रू ह्यूमस. जमीन में एक चीज हो जाती है कॉल्ड ह्यूमस इन द सॉइल. वो ह्यूमस, नो वन नोज व्हाट दैट ह्यूमस इज. इट्स कॉल्ड, पीपल दे हैव लॉन्ग डेफिनेशन ऑफ ह्यूमस. नहीं मतलब साधारण समझ के लिए क्या होती है वो चीज, हिंदी में समझे या फिर कैसे, क्या है? कुछ नमी को आप बोल रहे हैं या फिर कोई ब्लैकिश एलिमेंट हो जाता है, ब्लैकिश कुछ फंगाई टाइप हो जाता है उसको? जमीन में कुछ जमीन ब्लैकिश हो जाती है, थोड़ी काली सी हो जाती है, उसको ह्यूमस बोलते हैं लोग. कि वो फॉर्म हो जाए तो दैट मीन्स इट विल ग्रो वंडर्स, इट विल डू वंडर्स टू योर सॉइल. तो ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैव डन दिस रिसर्च and throughout the world के humus content is reducing drastically throughout the world. अच्छा, naturally रहता है मतलब मिट्टी में? Yes, and it they say that it forms over thousands of years. Some say it takes 1500 years to form, some say 500 years, some say 2500 years,
some say it जैसे दाभोलकर जी, father of Indian agriculture, he claims that it can be formed in 5.5 months. If you do a procedure of Amrut Mitti, it can be formed in 5.5 months. So he had proposed this to the United Nations, 1 hectare to prosperity for India. 1 hectare to prosperity. Yes. Over his lifespan, he did a lot of research, practically also. Most of it was practical. And through that, he claimed that in 5.5 months you can form humus. So let us assume we don't know humus, because no one can define it. Characteristics go long. So reality is we don't know what humus is till date. We really don't know what it is. But humus transfers the micronutrients, that is the micro elements, from the rock to the plant. जमीन के नीचे सारे एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑल्सो इन द रॉक. तो वो रॉक तक के एलिमेंट्स प्लांट को मिलते हैं. समझ गया. Right? And roots grow in between the particles of soil. They don't grow in soil, they grow in between the particles of soil. सॉइल है, ये एक सॉइल है, तो रूट इसके अंदर नहीं उगेगा, ऐसा अंदर नहीं जाएगा. रूट इज नॉट गोइंग टू गो इन द पार्टिकल ऑफ द सॉइल, इट ग्रोज इन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सॉइल. मतलब 2 पार्टिकल के बीच में रूट उगता है. सही बात है, मतलब मिट्टी को फाड़ते हुए जाएगा अंदर से. यस. ठीक है, वो बात तो फिर भी सही प्रैक्टिकल है. Yes. Then there is index, matured leaf index, something called matured leaf index. ये डॉक्टर दाभोलकर जी ने मेजर किया था कि how does the tree or a plant manufacture fruit. It manufactures fruit from the sun rays which are falling on the leaf and on the matured leaf. मतलब लीफ पे सूरज की किरण पड़ रही है मच्योर्ड लीफ पे, और मैन्युफैक्चर हो रहा है, खाना मैन्युफैक्चर हो रहा है थ्रू द मच्योर्ड लीफ. सो उस पे भी उन्होंने कैलकुलेशन दिया था कि एक सर्टन लीफ का होना चाहिए स्पेस, उस पे जितना सनलाइट गिरता है ड्यूरिंग द होल डे, तो इतना फूड मैन्युफैक्चर होता है. ही क्वांटिफाइड दैट बिकॉज sunrise and set is absolutely accurate. Actually, agriculture is a precise science. Precise. 10 मिलीमीटर डालना है मतलब 10 मिलीमीटर ही डालना है, इतने टाइम का डालना है तो इतने टाइम तक ही डालना है, और उसका इतना मिलेगा तो इतना ही मिलेगा. Because the sun and the moon, they are not, you are waking up at different times. Sun and the moon wakes up exactly at the same time. वो लॉन्ग टाइम में, मतलब उनका जो साइकिल है वो चेंज होता रहता है. Yeah, but it follows the same cycle. So the sun rays falling on matured leaf. So here something what we came to know is matured leaf, not a baby leaf, not a overgrown, but a matured leaf. तो वो लोग फूल नहीं बनाते, मैच्योर्ड लीफ ही बनाता है. हाँ, matured leaf ही बनाता है. और उसका पूरा कैलकुलेशन दिया था कि इतना इंडेक्स में इतना तुमको मिलता है. So that is there in 1 hectare to prosperity book. अच्छा, किताब का नाम है क्या 1 hectare to prosperity?
Yes, अच्छा। that is the name of the book, 1 Hectare to Prosperity, proposed by Dr. Davolkar ji to the United Nations. Written by him. And also contributed by many people. A different study circle, he maintained a different study circle at that time, which was very research oriented, not the same education which we received, a much better education which we have received. It was a self-learning education. He created that circle where the farmers learned by themselves, they documented by themselves. And through that only they produced the highest grapes production in the world in Nashik. Highest grape production, it's a record. Highest grape production. Highest grape production in the world in Nashik. Organically. So India has been number 1 in organic farming, is number 1 in organic farming, and will remain number 1 in organic farming in the world. And the soil in India is the best, I would say, in the world in terms of variety, in terms of nutrition, potash. I have come to know that our soil has, अपने मिट्टी में सबसे ज़्यादा पोटैश है, इसीलिए फूल में फ्रेग्रेंस आता है. बाहर गांव जाओगे फूल में कोई फ्रेग्रेंस नहीं है. अफ्रीका, आई हैव बीन टू अफ्रीका, वहाँ पे मैं बहुत सारे फूल सूंघता रहता हूँ, बहुत सारे फूल सूंघे पर फ्रेग्रेंस ही नहीं आता था उसमें से. पोटैश नहीं है उधर. पोटैश नहीं है, यहाँ पे आता है फ्रेग्रेंस. Then there is like everything has positive energy and negative energy. You must have realized हर चीज का एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव. तो सेम झाड़ का भी होता है पॉजिटिव और नेगेटिव. जब भी झाड़ खुद पॉजिटिव ऊपर उगता है, जमीन के ऊपर जब जाता है वर्टिकल ऊपर, तब वो पॉजिटिव एनर्जी है, और जो जमीन के नीचे जा रही है वो नेगेटिव एनर्जी है. पानी में अगर गोबर रखते हो तो जैसे 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज है, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया. एनारोबिक बैक्टीरिया बदबू आती है, एरोबिक बैक्टीरिया सुगंध आती है. तो एरोबिक बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज़्यादा रहे, अपने को दोनों चाहिए, एरोबिक बैक्टीरिया भी चाहिए, एनारोबिक बैक्टीरिया भी चाहिए. तो पानी डालने से एनारोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू एरोबिक बैक्टीरिया, और ऑक्सीजन आने से एरोबिक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, एनारोबिक जाते हैं. तो जब गोबर सुगंध आता है, क्योंकि ऑक्सीजन, पानी नहीं है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए गोबर की सुगंध आती है. और वही चीज़ गोबर जब आप पानी में डाल देते हो तो एनारोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बदबू आती है. तो अपने बॉडी में भी वही है, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, अच्छे जीवाणु, बुरे भी जीवाणु, दोनों चाहिए अपने को एग्जिस्टेंस के लिए. ज़्यादातर हम लोग को क्या सिखाया है कि बुरे जीवाणु नहीं होने चाहिए, इसलिए सब साफ रखो, ये साफ करो, हाथ साफ करो, बैक्टीरिया सब मार दो, पानी में आरओ लगाओ, बुरे बैक्टीरिया मारो. पर वो नहीं कहेंगे कि अच्छे बैक्टीरिया भी मरते हैं, बुरे बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड वगैरह डालने से वो अच्छे वाले भी मरते रहे. हाँ, और मित्र कीट भी मर जाते हैं. जो हमें मित्र होते हैं एग्रीकल्चर में, द इंसेक्ट्स विच आर बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर, वो भी मर जाते हैं. नेक्स्ट है कि कैनोपी ऑफ अ ट्री. अभी मुझे बहुत अच्छा लगा था जब ये सुना था मैंने कि कैनोपी, जो ट्री की कैनोपी होती है वो कैसे ग्रो होती है. अगर आप ऊपर से देखोगे झाड़ पे, वर्टिकली देखोगे नीचे, तो झाड़ पे एग्जैक्ट राउंड नहीं होता है, उसका कैनोपी इज नॉट राउंड.
उसका कैनोपी ओवल होता है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ओवल होता है। सनराइज होता है तो सारे प्लांट्स उधर जाते हैं और पूरा सनसेट होता है तो ये उधर जाते हैं। सो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ओवल शेप रहता है। ये बात तो सही है और ऑब्जर्व करनी चाहिए हर पेड़ के बारे में। और इफ यू हैव ग्रोन मैंगो ट्री एंड नेक्स्ट टू दैट दूसरा मैंगो ट्री, so both the tree, it will be much easier for that next mango tree to grow from this mango tree much faster. But if you have planted a mango tree and then a banana tree, then the banana tree will take longer time to grow because there is no other banana tree with it. That means they are helping each other. Banana tree is helping another banana tree to grow. तो होमोजेनियस रहेगा तो ये हेल्प करेगा, हेट्रोजेनियस रहेगा तो हेल्प नहीं करेगा। हेल्प ज्यादा नहीं करेगा, इतना फास्ट नहीं करेगा, क्योंकि मदर ट्री भी होता है। जैसे एक फॉरेस्ट में एक मदर ट्री होता है, एक मदर ट्री होता है, माँ वृक्ष, वो सारे ट्रीज को मदद करता है। अगर कोई ट्री बीमार भी हो तो भी उसको मदद करता है। सो देयर इज अ मदर ट्री इन द फॉरेस्ट आल्सो। You must have seen in Avatar, na? Mother tree where. So that is also a reality. Okay. और एक चीज है कि जब भी लोग मुझे बोलते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि हम अपने ज़मीन को लेवल करना चाहते हैं ताकि हम खेती कर सकें। ओके, अभी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे कहा है, आई हैव 280 एकर्स ऑफ लैंड एंड आई वांट टू लेवल इट। अभी वो लेवल के चक्कर में क्या होता है कि इफ एट वन पॉइंट इफ देयर इज मोर देन 65 kgs ऑफ वेट एट वन पॉइंट, यू आर किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट सॉइल। एक जगह पर 65 kg से ज़्यादा वेट रहेगा तो उधर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या है कि किल हो जाएगा, तो उसके लेवल ही करना है। तो अगर लेवल करोगे, ट्रैक्टर लाओगे, ट्रैक्टर वेज मच मोर, सो यू आर किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द सॉइल। आप उसके जीवाणु को मार रहे हो ट्रैक्टर चला के। पहले हल क्यों चलाते थे? ताकि वो सारे जीव मरे नहीं, सूक्ष्म जीव मरे नहीं। अभी सब लोग लेवल कर रहे हैं अपना फील्ड, अरे ऊपर नीचे है लेवल कर दो, ट्रैक्टर चढ़ा के। वो ट्रैक्टर जब चढ़ा रहे हो तुम अपने सूक्ष्म जीव मार रहे हो। बेसिकली कहने का मतलब है कि ट्रैक्टर नुकसान करता है। ट्रैक्टर अगर 65 एक पॉइंट पे 65 kg से कम रहेगा वेट तो नहीं करेगा नुकसान। तो वैसे ट्रैक्टर बनाओ जिसका वेट कम हो, एक पॉइंट पे 65 kg से कम हो। जैसे आपने नोटिस किया रहेगा, एक पाथवे रहता है जो फार्म में रहता है, वो पाथवे पे कुछ नहीं उगता है। उधर गाड़ियां जाती रहती है, आती रहती है, या वेट जाता रहता है, अपन वॉक करते रहते हैं, वहां पे कुछ नहीं उगता है। क्यों? वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर गए हैं, इसीलिए नहीं उगता है। वहां पे आना जाना बंद कर दोगे, गाड़ियां आना जाना बंद कर दोगे, थोड़े थोड़े टाइम में वहां पे भी उगना शुरू हो जाएगा। सो सबसे ज्यादा नुकसान ये ट्रैक्टर चलाने का पैसा भी लगता है और जीवाणु भी मर जाते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड मनी। सो इसीलिए खेती में सोचना है, समझना है और करना है। खरच बोल। मेरे ख्याल से इतना, इससे और भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट वो तुम्हें मिल जाएगी कहीं ना कहीं। आप इवेंचुअली आपको वो इंटरनेट से या कहीं किसी और से वो मिल जाएगा। पर ये जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही रेयर है, मिल पाएगा सबको, बहुत ही रेयर है, इट्स वेरी रेयर। ये तो मैंने ऐसी बात कह दी कि
बेस्ट इन द वर्ल्ड, हम्म, जबकि दबा दी है ये चीज। यूनाइटेड नेशंस, यू नो, यूनाइटेड नेशंस, डॉक्टर दाभोलकर जी का क्या हुआ था? हाँ वो तो उसको मारा ही गया था। वो तो दूसरे फील्ड में भी था, अंधविश्वास वाले फील्ड में भी था दाभोलकर। बट आपको क्या लगता है कि ये जो एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये सब बात मालूम रहेगी? यूनिवर्सिटीज और जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, सारे जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो लोग मुझे कहते हैं यूनिवर्सिटीज का मत सीखो। हम्म, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यूनिवर्सिटीज आपको बोलती है आपको जब प्लांट करना है ट्री तो 3 by 3 by 3 फुट का गड्ढा खोदो, 3 लेंथ ब्रेथ एंड विथ, उतना गड्ढा खोद के लगाओ झाड़। अभी एक झाड़ को जब भी आप खोदते हो तो वो उतना एरिया लूज हो जाता है क्योंकि आपने मिट्टी निकाल दी है वहाँ की। 3 by 3 by 3 फीट का गड्ढा होएगा तो उसकी मिट्टी निकाल दी, फिर वापस उसके अंदर प्लांट करोगे और मिट्टी भर दोगे तो वो मिट्टी लूज रहेगी, इतना टाइट नहीं रहेगी। बराबर बराबर है। तो जब भी उसके रूट्स एक्सपैंड करेंगे तो इट विल टेक टाइम फॉर देम टू गेट इनटू द हार्ड सॉइल, हाँ हाँ। राइट? तब तक कोई हवा का झोंका आया या कुछ आया तो वो पेड़ गिर जाता है, हाँ राइट? हाँ So that is not a viable option. हाँ। Instead, don't dig such a huge pit. हाँ गड्ढा नहीं खोदने का तुम्हें। छोटा सा गड्ढा खोदो और फिर उसमें प्लांट करो हाँ ताकि उसके रूट्स जल्दी ही हार्ड सॉइल को पकड़ ले और गिरे नहीं हवा के झोंके से। हाँ। तो ये ऐसी कॉमन सेंस है जो यूनिवर्सिटीज तुम्हें नहीं सिखाती है, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टीचिंग। और ये फंडामेंटल साइंस तो मिलना मुश्किल है यूनिवर्सिटीज से, बिकॉज दे आर इनटू इंटेलेक्ट, दे आर नॉट इन इंटेलिजेंस। दे आर टोटली थिंकिंग एवरीथिंग एज पर डाइसेक्टिंग एवरीथिंग। वो यूनिवर्सिटी तो ये भी कह रही है ना कि जो पेड़ है वो जड़ से पानी देता है, मतलब मिट्टी से पानी देता है। ये बात भी सही नहीं है। वातावरण से भी लेता है हाँ, या वातावरण से ही लेता है? वातावरण से ही लेता है अधिकतर। जब पानी भी तुम्हारा बीज जमीन में है, ठीक है, बीज को तीनों चीज चाहिए, पानी, सनलाइट और हवा, ठीक है, जाती है। और बीज ज्यादा नीचे नहीं बोना है, जमीन के थोड़ा ही उसका साइज का अराउंड 1.5 to 2 times द साइज ऑफ द बीज उतना नीचे बोना है। मतलब इफ इट इज 1 inch बीज तो 1.5 inch जमीन के नीचे बोना है उसको, इफ द साइज ऑफ द बीज इज 1 inch तो उसको 1.5 inch जमीन के नीचे बोना है। तो जब भी वो जमीन के नीचे रहता है तभी उसे सनलाइट, वाटर, एयर मिलना जरूरी है। इसीलिए अपन उसको पानी डालते हैं ताकि पानी भी मिले उसको, ठीक है। और पोला होना चाहिए ताकि सनलाइट भी एंटर करे। जैसे ही वो सरफेस पे आता है तो सरफेस से वो हवा से पानी खींच लेता है प्लांट। The plant sucks water from the air also as soon as it goes above the soil. तो प्राइमरी सोर्स क्या है वाटर का? एटमॉस्फेयर और द सॉइल? So when it is under in the soil, it is the soil. As soon as it goes above the soil, it can take water from the air. तो हमारे बगीचे में तो हर 3-4 दिन में पानी के बिना मुरझा जाते हैं, ढीले से हो जाते हैं इसे। एग्जैक्ट। क्या? तो वो मुरझाने का दूसरा कारण भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम वाटर। कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम ना हो, बोन्स ना हो, तो कैल्शियम भी चाहिए अपने को। मैंने देखा है मैग्नीशियम ना हो, आयरन ना हो, तो आपका भी शरीर थोड़ा वो हो जाएगा,
नॉट सो स्ट्रॉन्ग। क्या देखा है? एक वीडियो देखा है राजस्थान पे, कोई बंदा वो तो पानी पेड़ में पानी देता ही नहीं बिल्कुल भी। पानी में पेड़ बोल रहा पेड़ में पानी नहीं देता कोई। पेड़ पानी देता बेसिकली। हाँ नहीं देता वो। अब बात तो सही है यार, इतने सारा जंगल है साला, क्या है क्या नहीं है दुनिया में, उनको कौन जाके पानी दे रहा है? फॉरेस्ट अभी लेकिन वो इस्तेमाल करता है जिनका गोबर वगैरह जो मतलब फॉरेस्ट ग्रोज बाय इटसेल्फ। फॉरेस्ट में मेरे गुरुजी कहते हैं कि 1 क्यूबिक स्क्वायर मीटर में 2.4 kgs अनाज उगता है बाय इटसेल्फ। 1 क्यूबिक स्क्वायर मीटर में 2.4 kgs अनाज उगता है बाय इटसेल्फ। और आज की खेती में हम उतनी स्क्वायर फीट में कर रहे हैं, वहाँ पे खाली 600 ग्राम अनाज उगता है विथ ऑल द इनपुट्स एंड एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज मतलब what we are doing, we are not doing agriculture, we are doing deforestation. इसीलिए मेरे पापा बोलते हैं खेती नहीं फजेती करें हो जाएगी। मतलब खेती करने जा रहे हो पर फजेती हो जाएगी। सॉइल अब्यूज हो गया ये। सॉइल अब्यूज हो गया। खेती नहीं कर रहे हो तुम, उसका एक अपना ही देश है जहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए खेती करने के लिए, बाकी सब देश में सर्टिफिकेट चाहिए खेती करने के लिए। अरे बाप रे, इलीगल है अदरवाइज। If you go to all the developed countries, they will ask you to get some knowledge to farm. तो इधर भी ऐसा हो जाएगा फिर तो कुछ सालों में, जिस प्रकार से एजेंडा 21 है। Well, Agenda 21. नॉलेज नष्ट कर दिया है ना यहाँ पे तो। Well, Agenda 21, I don't know it is unsustainable or sustainable agenda. I think I have covered most of the fundamental points. Remaining points can be found out from internet and like intercropping and multi-layer farming, why we should do and why we should not do, all these things will be found. ठीक है, तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर नाउ। Yeah. तो उसके एक बाद सवाल, हाँ बोलिए। एक सवाल का ये जवाब है कि आप जो कुछ भी बता रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और इनऑर्गेनिक, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी वीडियो देखने के बाद उत्सुक होंगे कि हमें जानकारी मिले या हम खेती करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आपके विचार हैं या राय को कैसे वो लोग को मेरे गुरुजी के पास जाना चाहिए, मुझसे सीखना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास खाली इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। तो उनको गुरुजी के पास जाना चाहिए, इंटरैक्ट करना चाहिए, और क्योंकि उनके पास रियल नॉलेज है। नॉलेज वो होता है जहाँ वो प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, उसको नॉलेज बोलते हैं। तो उन्होंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, तो उनके पास से लेना चाहिए नॉलेज। मैं ये नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, मैं खाली इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तुम लोगों को। तुम जब अप्लाई करोगे प्रैक्टिकली, तभी वो तुम्हारा नॉलेज हुआ, वो तुम्हारा नॉलेज हुआ। यू कैन डॉक्यूमेंट दैट। और हर एक बंदा जो करेगा वो अपना अपना साइंस वो डॉक्यूमेंट कर सकता है, क्योंकि प्लांट लाइफ इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इफ यू डू फार्मिंग ऑन वन पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड एंड ही डज दिस फार्मिंग ऑन द सेम लैंड, हिज रिजल्ट विल बी डिफरेंट, योर रिजल्ट विल बी डिफरेंट, because there are many factors affecting the farm. Even your brain waves and his brain waves will be different. बिल्कुल बिल्कुल। I have seen my Guruji's guru, he told that a person was farming on a land and he expired, and slowly the trees and all started also diminishing. बिल्कुल सही बात है। किम वक्त नहीं छती। नहीं मतलब कि आप कह रहे हो कि भाई सीखने जाना ही पड़ेगा, चाहे कितना इन्फॉर्मेशन हो जाए, मतलब कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लर्न, जिससे सीखना है, जो कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, उससे सीखना जरूरी है, ना कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं कर रहे हैं फार्मिंग।
फार्मिंग कर रहे हैं लोग। चलो ठीक है, अभी के लिए बहुत अच्छा है। क्या लगाएगा आप फिर रात को? ऐसे 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 लगा रहा हूँ मैं, दिस इज गुड स्टाइल, आई रिसेंटली फिगर्ड आउट।